टेम्पररी अरेंजमेंट है, लेकिन टेम्पररी अरेंजमेंट के चलते और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होता कि क्या अरेंजमेंट कहाँ पर क्या बेहतर करना है, क्या लैक करता है, क्या नहीं करता। टेम्पररी अरेंजमेंट के चलते किसी की जिंदगी परमानेंट चली गई, इस पर तो काम करना पड़ेगा ना। पूर्णिमा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कितनी सारे एयरपोर्ट आज़ादी के बाद से बने, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत थी। देखिए, सिंपल से बारामती एक ऐसा इलाका है जहाँ से शरद पवार जी आते हैं और अजीत दादा पवार साहब भी आते हैं। तो ये बहुत ही नामी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे एयरपोर्ट शायद बन जाना चाहिए था। जब इनकी 15 साल सरकार थी तभी स्ट्रिप बन जानी चाहिए। अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट था तो उस पर एक विचार होना चाहिए कि क्यों था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सिमिलर काइंड ऑफ जो प्लेन है, लीक नाम भूल गया उसका, सेम प्लेन जो था टर्बुलेंस यानी एयर जो बोइंग जाता उसके टर्बुलेंस से 2008 में एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर। तो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, एयर कितना है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा, वो हम टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं। लेकिन जहां तक बात हो रही है कि सुविधाएं होनी चाहिए, देखिए सुविधाएं तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, सुविधाएं तो बहुत चीजें पहले बन जानी चाहिए थी। आप सोचे कि सुविधा पिछले 10 साल में ही क्यों नहीं हुई, तो प्रश्न ये भी उठता है कि पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुआ। दोनों चीजें प्रश्न उठेंगी, दोनों पे प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि क्या थी क्या नहीं है, प्रश्न ये है कि हादसा हुआ तो कैसे हुआ, उसके कारण क्या है। और जो हमारे जो नेता है अजीत दादा पवार, वो उनकी अगर मृत्यु हुई तो उसका वैक्यूम कौन भरेगा। भाई, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा वैक्यूम है, सबसे बड़ा नेता कोई नहीं है। हम तो कहते कोई नहीं है, देवेंद्र साहब है, अजीत दादा पवार है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि सबसे हुई है। और वहां पे अगर लैंड कर रहा था, ऐसा नहीं कि दादा पहली बार जा रहे थे, 295 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुंबई से, वहां पे दादा पहली बार नहीं जा रहे, कर्म क्षेत्र है, बिल्कुल जा रहे हैं, आना जाना लगा रहता होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा भी, चाहे पिछली हो चाहे इनकी अभी की सरकार हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। लेकिन उस त्रुटियों को दूर करने के लिए हमें कितना प्रयत्न करना, वो बहुत महत्वपूर्ण जाता है। मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे नेताओं की लिस्ट है जो बड़े नेता थे, जो कद्दावर नेता थे, जिनकी मृत्यु हो गई प्लेन के क्रैश में। तो उस समय भी अगर एक्शन ले लिया गया होता या कर लिया गया होता तो शायद हमारे नेता अजीत दादा पवार हमारे बीच होते। ठीक है, संजय द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजय द्विवेदी जी, हैं। संजय जी, आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है। ठीक है। आपको भी क्या मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है? सबसे पहले तो मैं अजीत दादा पवार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, मित्रों को शक्ति दे, महाराष्ट्र की जनता को शक्ति दे। देखिए, बहुत स्पष्ट एक बात है ये कि इससे पहले जितने हादसे हुए विमान के, वो ऑन एयर हुए। कोई भी हादसा जो है जब लैंडिंग हम कर रहे हैं उस समय नहीं हुआ, क्योंकि लैंडिंग की जिम्मेदारी रहती है एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। जो वहां पे रहता है उसकी अथॉरिटी ये रहती है, पाएगा कि नहीं देख पाएगा, तब लैंड करने का सिग्नल दिया जाता है, भले वो चक्कर काटता रहे। हमने बहुत बार देखे हैं कि जहाज चक्कर काटते रहते हैं, आपके ऊपर चक्कर काटते रहते हैं, आधे घंटे बाद उनको लैंडिंग का समय मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही, मानवीय भूल है कि टेक्निकल भूल है या साजिश है, या कोई ऐसी बात है या किसी ने साजिश की। कौन साजिश करता है निगम चुनाव में, तो उनको संजय जी, प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज मुझे समझने में, लगातार डिस्कनेक्ट हो रही हैं चीजें, तो थोड़ा सा मुझे समस्या आ रही है समझने में। गणेश साहब, अभी जो बात उठाई संजय जी ने भी, और जाहिर बात है कि टू अर्ली टू डिस्कस, लेकिन आज बड़ा दिक्कत हो रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी गणेश जी? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है संजय राणा जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, क्योंकि हमने बीते कुछ समय में परिवार में एक बिखराव भी देखा, एनसीपी टूटने का भी, और फिर उनका साथ आना भी देखा, और मुझे लगता है कि शायद एक मन में एक रहा होगा सेटिस्फैक्शन कि क्योंकि अंतिम क्षण अजित दादा के थे, इससे पहले परिवार एक साथ मिल गया। लेकिन एनसीपी का भविष्य, चेहरा क्या लगता है, कैसे पार्टी बढ़ेगी? देखिए, अगर एनालिस्ट के तौर पे पूछेंगे तो अजीत दादा पवार यानी शरद पवार के बाद अजीत दादा पवार ही एक ऐसा चेहरा थे जो स्थापित थे, और स्थापित ऐसे नहीं थे कि स्थापित किया गया था,
वो अपने दमखम पे, देखिए वो जमीन से जुड़े हुए थे और जनता से भी जुड़े हुए थे। जमीन और जनता और राजनीति तीनों को उनको समावेश बनाना आना था। अगर वो समावेश नहीं बना पाते पूर्णिमा जी, तो कभी भी शरद पवार की पार्टी ना टूटती। और अजीत दादा पवार के पास जो आज घड़ी है, देखिए घड़ी उनका चुनाव चिन्ह है, बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ा, उनकी जो पहचान भी हुई है वो सिर्फ घड़ी के द्वारा हुई है। और सफेद जो वस्त्र उन्होंने पहने थे, राजीव गांधी जैसे जूते से पहचाने गए थे, उसी तरह घड़ी के द्वारा अजीत दादा पवार की पहचान हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर पूरी पार्टी की बात करें तो हमें आज के दिन में शरद पवार के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। नो डाउट कोई ना कोई पार्टी का अध्यक्ष जरूर बनेगा, लेकिन वो क्षमता जो अजीत दादा पवार के पास थी, जो जनता से जुड़ने का, राजनीति करने का, महाराष्ट्र की बात करने का और जनता का विकास करने का, लोगों का जो लगाव था, हमें नहीं लगता किसी के पास इस समय एनसीपी के अंदर उस कद का नेता आज के दिन में अवेलेबल। नो डाउट सुप्रिया सुले जी है, लेकिन सुप्रिया सुले उनकी पुत्री हो सकती हैं, पुत्री के नाते 4 आपके पास नेता हो सकते हैं, लेकिन नेता जो होता है ना, जैसे दादा थे, वो वाला नेतृत्व क्षमता सुप्रिया जी के पास नहीं। अगर सुप्रिया जी के पास ही होता तो एनसीपी टूटती नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अजीत दादा पवार का एक कद था, कद्दावर, देखिए मैं बोला ना 82 में अपनी राजनीति चालू की थी और 1991 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। कितने बार मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर है। वो कद लाने के लिए, वो ऑरा लाने के लिए, कनेक्ट लाने के बहुत समय लगता है। ये वैक्यूम भरने में जाहिर है कि समय लगेगा, लेकिन समय की जरूरत भी है, वक्त की नजाकत भी है। किस तरीके से एनसीपी की सियासत इसके बाद आगे बढ़ पाएगी? 1 मिनट का टाइमर रखूंगी मुल्ले पाटिल साहब। पहले तो हमारे राणा साहब को कहता हूं कि जिन्होंने विश्लेषण किया है कि सुप्रिया ताई के बारे में, वो जरा थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। सुप्रिया सुले अपनी दमखम पर है, हाँ शरद पवार जी की वो पुत्री है, उसकी वो नो डाउट है, लेकिन उनकी भी राजनीति करने की एक तरह होती है। और मेरा पूरा विश्वास है राजीव दादा पवार रहते हुए भी उन्होंने राजनीति में अपना दमखम फहरा लिया है। तो ऐसी बात ना करें, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है, उस तरह का माहौल में ये बातें करना उचित नहीं है। हाँ, आपका विश्लेषण फिर कभी हम सुनेंगे, लेकिन आज के दौर में नहीं। मालूम है कि आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी वैक्यूम हो गई, लेकिन जैसे समय जाएगा कोई ना कोई तो उसको वैक्यूम भरने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला नाम तो सुप्रिया ताई का ही आएगा, क्योंकि वो ही आज राजनीति में सक्रिय जिस तरह से कर रही है। कुछ ना कुछ तभी हम लोग ने सोचा होगा, लेकिन फिलहाल आज के समय में हम लोग इतने दुख में है कि हम सोच भी नहीं रहे थे कि ये जो हादसा हो गया है। तो फिर एक बार सबसे कहूंगा कि इस दुखद घड़ी में किसी राजकारण ना कीजिए, राजनीति ना कीजिए। हाँ, जो कुछ हुए उसका बिल्कुल, क्योंकि ऐसे समय में अगर किसी की जगह है तो सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं की है और वो संवेदनाएं बरकरार रहनी चाहिए। एहतिशामुल हक साहब, रख रही हूँ 30 सेकंड्स आपके लिए सर। देखिए पूर्णिमा जी, आज का जो दिन है बहुत दुखदायक दिन है। हमें बहुत अफसोस है कि आज हमारे बीच में इतने बड़े नेता जो पूरा देश में समझ लिए कि उनको एक नाम से जाने जाते थे, अजीत जी, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनके तमाम परिजनों की दुख की इस घड़ी में साथ हूं। लेकिन इसको कृपया मतलब जो है राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, आप इसका सही जांच होना चाहिए और जो इसमें किसी तरह का अगर कोई वो हो तो उस पर समझ लीजिए साजिश की बात लाने वाले आप, फिर आप ही कह दें कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना। शेट्टी साहब 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने कहा, बहुत दुखद दिन है, मगर एविएशन इंडस्ट्री को भी इसमें सुधार लाना पड़ेगी। बीच में हमने देखा कि गुजरात के पूर्व सीएम का भी का जो प्लेन है क्रैश हुआ। उसी तरह जो एयर एविएशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पिछला जो क्रैश के बारे में मैं बता रहा था 2023 में हुआ, आज 2.5 साल हो चुका है, अभी तक रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आया है। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके सुधार करना। साहब, इसको भी तो स्पीड अप करने की जरूरत है आलोक सर। ये जो जांच होती है, जांच फटाफट सामने आए, जल्दी क्लैरिटी मिले, फिर उसमें सुधार हो। जी हाँ, बिल्कुल, और जांच जल्दी हो और जांच में पारदर्शिता हो, ताकि लोगों को कोई संशय नहीं हो, कोई शंका नहीं रहे कि उसमें कुछ गोलमोल किया जा रहा है। जैसे कि अहमदाबाद क्रैश में काफी ज्यादा संशय लोगों को है,
तो क्योंकि बोइंग कंपनी वहां अपनी साख बचाने के लिए कुछ मिला जुला कुछ प्रभाव तो नहीं डालने की कोशिश कर रही है, इसका संशय आम जनता को है। ठीक। इसलिए हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, डीजीसी है, उनको चाहिए कि इसमें पारदर्शिता रखें और चीजों को पब्लिक डोमेन में लेके आए। ठीक है सर। जी हाँ, मुल्ला धन्यवाद पाटिल जी। साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड सर, फिर मैं खत्म करूंगी चर्चा को। अभी आपके चैनल के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले 70 एयरपोर्ट थे, अभी 160 के ऊपर गए और 2027 में 400 हो गए। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि एयरपोर्ट की संख्या तो बढ़ाइए, लेकिन ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए भी कुछ ना कुछ कारगर उपाय करिए। इसे यही मैं बात कहना चाहता हूं। और पूरी पार्टी की तरफ से जो इस दुखद घटना में सहभागी, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया इसकी राजनीति ना करें।